इसमें दो हमारे जो फाउंडर थे, एक तो बैनर ब्लॉस्की, उन्होंने की थियोसफी में एक चैप्टर भी डिवोट किया है प्रैक्टिकल थियोसफी, उससे मैंने कुछ मैटर लेके आर्टिकल बनाया था, उसको मैं आपसे शेयर करूंगा। और एक हमारे जो फाउंडर प्रेसिडेंट थे अलकॉट, कर्नल हेनरी अलकॉट, उन्होंने एक अप्लाइड थियोसफी नाम से किताब लिखी, उसमें कुछ पॉइंट है। तो पहले जो हम अप्लाइड थियोसफी, अप्लाइड और प्रैक्टिकल थियोसफी में थोड़ा सा फर्क है। अप्लाइड और प्रैक्टिकल में थोड़ा सा कुछ आपको ये बता सकता है क्या फर्क है अप्लाइड और प्रैक्टिकल? कोई बताएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड एंड प्रैक्टिकल? ये दो शब्द हैं अंग्रेजी में, अप्लाइड एंड प्रैक्टिकल, क्या फर्क है? थियरी जो भी है उसे अप्लाई करना, प्रैक्टिकली अप्लाई करना। और प्रैक्टिकल? तो प्रैक्टिकल हाँ, प्रैक्टिकल मतलब उसको जो भी हमने ज्ञान किया उसको प्रैक्टिस में लाना। करेक्ट, ये ठीक। देखिए बहुत डिफरेंस है। अप्लाइड मैंने वो टेक्निक किस मेथड से हम अप्लाई कर, और प्रैक्टिकल माने वो जो कह रही हैं एक्चुअल जो हर एक व्यवहार है जीवन में, उसमें क्या करें। तो ब्रॉडर अप्लाइड एक ब्रॉडर देता है, ये डिटेल देता है। तो अप्लाइड थियोसफी में कहा गया है कि थियोसफी का ज्ञान किया गया है आपके मेंटल सोच को बदलने के लिए, तब फिजिकल फिजिकल आपका व्यवहार अपने आप बदलेगा। तो हमारा मेन काम मेंटल लेवल का काम, और इसीलिए कि वो कहती है सेवा का कार्य, तो हमने पढ़ा था ध्यान ध्यान सेवा, ज्यादा उत्तम सेवा मेंटल लेवल की सेवा है, जिसको भगवान कृष्ण गीता में ज्ञान यज्ञ कहते हैं। भौतिक सेवा भी अच्छी है, खंडन नहीं किया जा रहा, वो भी उपयोगी है, उसको जरूरी है, लेकिन उससे उत्तम मेंटल सेवा है। तो मेंटल सेवा में जो हम जाने उसको दूसरों को पहुंचाएं, और अपने विचार मेंटल लेवल पर हमेशा ध्यान रखें, ऊंचा करें, ऑब्जर्व करें, इसलिए अवेयरनेस मेंटेन करें। और उससे न केवल हम अपना कल्याण करेंगे, विश्व में सभी का कल्याण होगा, क्योंकि मेंटल लेवल पर जो तरंगें जाती हैं वो सभी को प्रभावित करती हैं। उसमें जो सेंसिटिव होते हैं वो जल्दी प्रभावित होते हैं, जो नॉन सेंसिटिव अभी नहीं प्रभावित होंगे, बाद में प्रभावित होंगे, पर प्रभावित सबको करेंगे। इसलिए मेन काम थियोसॉफिकल सोसाइटी का या थियोसॉफिकल मेंबर्स का मेन काम मेंटल लेवल। फिजिकल लेवल इंपॉर्टेंट है, जो करिए वो भी जरूरी है, लेकिन मेन काम मेंटल, ये हमें ध्यान रखना है। वो बल्कि कहते हैं हमारा हथियार मेंटल लेवल पर है। जैसे हथियार से किसी दुश्मन को मारते हैं, या किसी खराब ये जो है पेड़ पौधे को बीज को उखाड़ते हैं खुरपी से, तो हमारा हथियार मेंटल लेवल पे है। उसी हथियार से हमारे मानसिक प्लेन में जो बीज जम गए हैं, खरपतवार जम गए हैं, उसको उखाड़ के फेंकना है और नए पौधे लगाना है। और जो समाज में बुरी अंधविश्वास है उसके बारे में विचार के द्वारा लोगों को समझा के द्वारा उसको खत्म, मेंटल लेवल। तो मेन काम वो अप्लाइड थियोसफी। और उसमें ये भी आया कि जो उसमें थियोसफी के जो सिद्धांत हैं उसमें दो मुख्य चीजें आई हैं। किसी चीज को एज इट इज स्वीकार नहीं करना, हमें समझ लगाना है, तर्क लगाना है। और कोई प्रथा चल रही है, कोई मैं ऐसा रिपीट कर रहा हूँ, कोई प्रथा चल रही है, कुछ आपके परिवार में सिस्टम चल रहा है, कुछ चल रहा है, उसको आपको देखना है कि इस समय कोई उसका नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर किसी चीज का नुकसान है तो समझा करके पहले अपने लेवल बंद करिए, फिर लोगों को दूसरों को समझाइए, अपने परिवार को दोस्तों को, इसको बंद करो। तो तर्क लगाना है। तो क्वेश्चन और लॉजिक ये इंपॉर्टेंट है अप्लाइड थियोसफी। धर्म ग्रंथ में लिखा है बहुत अच्छी चीजें लिखी, लेकिन धर्म ग्रंथ में कभी कभी उसमें मिलावट आ गई, तो उसमें हमें विवेक और तर्क बुद्धि लगा के धर्म ग्रंथ को पढ़ना है, समझना है। सभी चीजें अक्षर से सत्य नहीं माननी। जैसे हमने कोट किया था आपको थे, इवन हमारे ऋग्वेद में एक मंत्र को बिगाड़ दिया गया था, जिससे सती प्रथा को लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। तो पुराने ऋषियों ने जो ज्ञान दिया है, चाहे हमारे ऋषि हो, हिंदू धर्म ऋषि हो, चाहे प्रॉफेट मोहम्मद हो, चाहे ईसा मसीह, उन्होंने शुद्ध ज्ञान दिया। लेकिन सभी के फॉलोअर ने बाद में उसे अपने स्वार्थ से कुछ न कुछ उसमें मिला करके या विकृत कर दिया अपने स्वार्थ के लिए। तो ये धर्म ग्रंथ पढ़ने में हमें एक ख्याल रखना है, जो चीजें सभी में यूनिवर्सल है वो सही है, जो चीज में डिफरेंसेस हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो गलत है किसी धर्म में जो आता है। तो दैट इज अप्लाइड थियोसफी। अब हम प्रैक्टिकल थियोसफी पर आते हैं। प्रैक्टिकल थियोसफी पे एक चैप्टर मैन्युब्लॉस्की ने क्रिटिकल थियोसफी में दिया है, और ये कहीं और उन्होंने क्लियर नहीं लिखा है, और किसी किताब में सीक्रेट डॉक्ट्रिन में, वो महान किताब है, उसमें खाली फिलोसफी।
लेकिन इसमें एक चैप्टर में पूरा डिवोट किया है, उसमें से कुछ आपसे शेयर करेंगे। ये इस बुक में नहीं है, हमने दूसरी बुक में दिया था, थियोसफी का आयाम। की टू थियोसफी, की टू थियोसफी उनकी सबसे आसान पुस्तक है, प्लॉट्सकी की। उन्होंने 6 महीने पहले लिखा था मरने के लिए, और लिखा था हमारे जिंदगी में बहुत से प्रश्न पूछे जा रहे हैं थियोसफी के बारे में, और ये प्रश्न हमारे मरने के बाद भी लोग पूछेंगे, इसलिए मैंने ये किताब लिखी है, द की टू थियोसफी। वो बहुत अध्ययन करने की चीज है। आ, उसमें उन्होंने कहा कि वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म है, इससे थोड़ा सा आसान लगा। उसी से मैंने कोट किया। क्वेश्चन आया था कि डू यू बिलीव इन गॉड, एक चैप्टर में। डू यू वर्शिप, वो सब क्वेश्चन में डील किया, सबका उत्तर दिया गया है। तो सोसाइटी जो का उसके जो पर्पज है, उस छोटी किताब में की टू थियोसफी, पूरी थियोसफी नहीं है, खाली उसकी कुंजी। पूरी थियोसफी पढ़ने के लिए आपको पूरी मैंने जितना अभी तक दिया गया है, अभी तो पूरा दिया नहीं गया, उसको सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन रेट वहां पढ़ना पड़ेगा। लेकिन चाबी खोलने के लिए की टू थियोसफी पढ़ना है, पहले पढ़ना है। उसमें उसका सारा आंसर पूरा नहीं है। ये पूरी टेक्स्ट बुक नहीं है, बट आपको एक बेस बनाती है आगे जाने के। इस किताब में 14 सेक्शंस हैं, 14 चैप्टर हैं की टू थियोसफी में। और उसमें जो चैप्टर 12 है, उसका हेडिंग है व्हाट इज प्रैक्टिकल थियोसफी। उसमें कुछ सेक्शंस है, उसको मैं शेयर करूँ। वो यूनिक है क्योंकि मैडम ब्रॉस्की ने केवल उस किताब में ये चीजें लाई हैं, बाकी और किताबों में ये चीजें उतनी क्लियरली नहीं लाई हैं। उन्होंने वो चैप्टर शुरू ही करती हैं एक कार्लाइल फिलोसोफर के कोटेशन से। द एंड ऑफ मैन इज इन एक्शन एंड नॉट इन थॉट, दो इट वेर द नोबलेस्ट। आदमी का विचार कितना भी नोबल हो, सबसे नोबल, वो काफी नहीं है। उस विचार को कार्य में परिणत करना पड़ेगा। अगर खाली विचार नोबल है, जैसे मान लीजिए हम ईमानदार हैं, तो कहते हैं तो नेगेटिव वर्च्यू है, आप ईमानदार हैं। लेकिन ईमानदारी को कहाँ प्रयोग कर रहे हैं सोसाइटी में? क्या कहीं विरोध कर रहे हैं जहाँ करप्शन हो रहा है? क्या अपना क्षेत्र जो आपका क्षेत्र है उसमें करप्शन हटाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो आपका नेगेटिव वर्च्यू है। तो हमने वर्च्यू इंटेलेक्चुअल लेवल पर रह गया तो नेगेटिव है, उसको हमें व्यवहार में लाना है। जैसे विश्व बंधु, जात पात का भेदभाव, यस हम स्वीकार करते हैं, बट क्या हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं अपने फैमिली में, अपने समाज में? तब वो प्रैक्टिकल फिलॉसफी आए। जैसे अ, ये अंतर जाति विवाह जो होता है, एक जनरल, अभी भी कहीं कहीं विरोध होता है, लोग नाराज करते हैं। हमारे परिवार में कई अंतर जाति, कई लोग हमारे पास आए, मैंने उनको सलाह दिया कि इसमें मानिए इसमें क्या हर्ज है, लेकिन अभी सब लोग मानने को तैयार नहीं। लेकिन अंतर जाति विवाह या अंतर धार्मिक विवाह, ये एक्चुअली आध्यात्मिक पद पर आपको बढ़ाएंगे, ये पीछे नहीं ले जाएंगे। तो इसमें पेरेंट को कोई नाराज होने की जरूरत नहीं है, और कोई इसमें सुपर पार्टी चल रही है वो किसी समय रही होगी, ठीक, अब अपनी बातों का एक साथ जुड़ रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो इस तरह कई कई कष्ट होंगे। तो कार्लाइल का द एंड ऑफ मैन इज इन एक्शन नॉट इन थॉट इवन दो इट मे बी नोबलेस्ट। तो हम नोबल विचार करें, अध्ययन करें, फिलॉसफी अध्ययन करें, लेकिन जहां तक हो उसके प्रैक्टिकल जीवन में उतारें, और दूसरों को उतारने की प्रेरणा करें। मास्टर हमारे एक लेटर में लिखते हैं, थियोसफी मस्ट बी मेड प्रैक्टिकल, थियोसफी मस्ट बी मेड प्रैक्टिकल एंड हैज देयरफॉर टू बी डिसएनकम्बर्ड ऑफ यूजलेस डिस्कशन। और जो यूजलेस डिस्कशन है, कुछ लोग हमारे वक्ता है या कहीं पर तमाम तरह की उसमें बातें करने लगते हैं, ये संत ने ये कहा है, वो उसने वह कहा है, उसका कोई मतलब नहीं। थियोसफी में जो कहा गया है बहुत सटीक कहा गया है। कुछ जो हमारे पुराण है, धर्मशास्त्र में तो कोट भी किया सपोर्ट में, उस पर ध्यान दीजिए और उसको जितना आप समझ पाए उसको अप्लाई करिए, दैट इज ऑल। बहुत ज्यादा इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन और उसने ये कहा, उसने ये कहा, कहाँ सही है कहाँ गलत है, उसमें करेंगे बहुत टाइम एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो अगर आपको सही लगता है उतना इम्प्लीमेंट करिए। और लेकिन हर जगह जो हमें इम्प्लीमेंट करें उसमें म्यूचुअल टॉलरेंस होना चाहिए। जैसे कोई हमसे डिफर कर रहा है, जैसे अंतरजातीय विवाह की बात हो रही है, अगर कोई उसको विरोध कर रहा है, उसके प्रति में घृणा नहीं करना, उसको समझाना है। कोई पार्टी में अगर जा रहे हैं तो हमें सामंजस्यता, हार्मनी हमेशा रखना है। ये जो 12वां चैप्टर का कंटेंट है, उसमें कई सेक्शंस हैं। जैसे पहला सेक्शन ड्यूटी, कर्तव्य। तो कर्तव्य क्या है? ड्यूटी का डेफिनेशन, ड्यूटी का बताते हुए कहती हैं, ड्यूटी
bulk of life experiences consist in pain and suffering। जो जीवन के अनुभव होते हैं, जो जीवन में शिक्षा मिलती है, मेजॉरिटी दर्द और दुख में मिलते हैं। जो हर्ष के क्षण होते हैं उसमें शिक्षा नहीं मिलती है। हर्ष के क्षण एंजॉय होते हैं, अगर ज्यादा हर्ष का क्षण होता है बोर होने लगता है। लेकिन दुख और पेन ये आपको शिक्षा देते हैं। इससे दुख और पेन से घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब कोई एडवर्स परिस्थिति तो समझिए ये आपको आगे बढ़ाने के लिए आ रही है, प्रोवाइडेड आपको उसको ठीक से फेस कर रही है, चेयरफुली, धैर्य के साथ, घबराते हुए नहीं। तो वही कर रही है, पेन एंड सफरिंग आर द टीचर्स, joys and pleasures teach nothing। joy और प्लेजर कुछ टीच नहीं करते। मैं अगेन खाने पे एग्जाम्पल देता हूँ। आप मिठाई खाएंगे बड़ा अच्छा लगेगा, उससे कुछ सीख नहीं मिलेगी। मिर्चा खाएंगे तीता लगेगा, आपका पेट खराब हुआ, शिक्षा मिल गई, अब मिर्चा नहीं खाना है ना। तो जहां पर मिठाई मिठाई खाने से पेट खराब होगा, बट आपको शिक्षा, मीठा अच्छा रहता है, इससे शिक्षा नहीं मिलती। मिर्चा और तीखा से शिक्षा मिल जाएगी। तो जो पेन और प्लेजर है उससे आपको शिक्षा मिलती है। हर्ष और जो क्षण हो उनसे भी थोड़ी शिक्षा मिलती है, बट उतनी शिक्षा नहीं मिलती। वो मैडम ब्राउन को तो एक्सट्रीम कहते हैं, कोई शिक्षा नहीं मिलती हर्ष और प्लेजर से। तो हम हर जगह प्लेजर के पीछे न भागते रहें। प्लेजर मिलेगा, वो तो प्रकृति का नियम है, दुख के बाद सुख आता है, लेकिन उसके पीछे न भागे। और जो दुख है उससे उससे भी भागने की कोशिश नहीं करें। जो जीवन में दुख आए हैं उसको सामना करें बुद्धिमत्ता से, ज्ञान पूर्वक, ज्ञान मार्ग से जो शिक्षाएं दी गई उसके प्रकाश में उसको टैकल करें, फेस करें, तो हम सीख लेंगे और दुख से निपट भी जाएंगे। देन सुइसाइड इज द वर्स्ट ऑफ द क्राइम्स एंड डायर इन इट्स रिजल्ट्स। ये हमने कल कंपेयर किया था। सुइसाइड, आत्महत्या सबसे ज्यादा बड़ा क्राइम है, और जो किसी व्यक्ति को सुसाइड के लिए परिस्थिति बना देता है वो भी उसके लिए दोषी हो जाता है। और जो अगर हम सुनते हैं कहीं पर कोई बच्चा या कोई आदमी सुसाइड की तरफ टेंडेंसी उसकी हो रही है, तो हमारी ड्यूटी बन जाती है उसको जाकर कोई ढाढ़स बताए, कुछ सांत्वना दे, कुछ समझाए, उससे वो बचे। वो हमारा बहुत बड़ा काम होगा। अगर कुछ हमारे जान पहचान में कोई आता है, बड़ा कोई बच्चा या कोई बड़ा बड़े अवसाद में आ गया है, तो उसमें हमें कॉन्टेक्ट करना ड्यूटी में जाती है। जो कॉन्टेक्ट उसकी प्रॉब्लम पूछिए, सांत्वना दीजिए, कुछ हेल्प करना है हेल्प करिए, बट उसको उससे पोजिशन से हटाइए। The object of our doing our duty to all men and to ourselves, the last। जो ड्यूटी है पहले हम दूसरों के प्रति करें, फिर अपने प्रति करें। उसका लेकिन उसका पर्पज ये होना चाहिए कि प्रसन्नता का पर्पज नहीं होता है। प्रसन्नता अपने आप आती है, प्रसन्नता का पर्पज नहीं होना चाहिए, बट हैप्पीनेस ऑफ अदर्स, दूसरे लोग हैप्पी हैं, ये उद्देश्य होना चाहिए। द फुलफिल ऑफ राइट फॉर द सेक ऑफ राइट। अगर किसी का अधिकार है उसको आदर करना है उस अधिकार के, न कि केवल आपको लोग बड़ाई करेंगे या आपको कोई प्रसन्नता है। हैप्पीनेस और अदर कंटेंटमेंट में इंडीड फॉलो द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। अगर कोई अपना कर्तव्य इस तरह करते हैं तो प्रसन्नता और संतोष तो आपको आएगा, लेकिन उस ड्यूटी करने के पहले प्रसन्नता या संतोष का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जैसे मेडिटेशन में कुछ लोग आते हैं फायदा क्या मिलेगा, तो फायदा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मेडिटेशन का ही उद्देश्य होना चाहिए जो भी शक्ति आएंगी आप जब मानव कल्याण के लिए उपयोग करेंगे तो फायदा होगा। अभी हमारे प्रीतम जी बात कर रहे थे अपने घर में, आप लोगों को बताइए थियर सोसाइटी जोड़ने जाने से फायदा क्या होगा। हमने कुछ नहीं फायदा होगा, फायदा बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर फायदा बताएंगे तो लोग वही कहेंगे वहाँ प्रसाद मिलता है, मिठाई मिलती है, क्या मिलता है मिलता है, उसकी बात से माइंड उसमें चला जाएगा। फायदा मिलेगा आपका स्वयं परिवर्तन होगा, वो आपको फायदा होगा। कोई मटेरियल चीज फायदा नहीं होगी। आप और उसका उसका अनुभव आप बाद में करेंगे, तुरंत फायदा नहीं करेंगे। जब बुद्ध से पूछा गया कि आपको बुद्ध बनने में क्या फायदा हुआ, उन्होंने कुछ नहीं फायदा हुआ। क्या गेन किया, कुछ नहीं गेन किया। तो उन्होंने कहा फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा हमने खोया है। क्या खोया है, निगेटिविटी सारी खत्म हो गई, बुद्ध बन गए। तो थियोसफी जैसी संस्था में आने आप खोते हैं, पाते कुछ नहीं। जो आपने चद्दर उड़ा रखी है तमाम नेगेटिविटी की, वो हटा दी जाती है, आपने स्वरूप में आ जाते हैं। तो ऐड कुछ नहीं किया जाता है, खाली आपकी नेगेटिव चीजें हट जाती हैं और आप अपने स्वरूप में आ जाते हैं। इसको स्वरूपांतरण कहते हैं।
तो और इसीलिए शिवासी में कुछ देने की प्रथा नहीं है, जैसे और जगह प्रसाद दिया जाता है, वितरण किया जाता है, चरणामृत दिया जाता है, कुछ नहीं दिया जाता। खाली आपको ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान के बाद अपने आप आपको चेंज करता है। फिर ड्यूटी, फिर आता है हैप्पीनेस। ड्यूटी पूरा करने से हैप्पीनेस आती है, लेकिन ड्यूटी करने के पहले हैप्पीनेस का मोटिव, इरादा नहीं होना चाहिए, तो अपने आप आएगा। अगर हैप्पीनेस का मोटिव रहा तो ड्यूटी आपकी दूषित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके बूढ़े माता पिता है, सेवा करना है, तो आप सेवा करिए क्योंकि माता पिता है, इसलिए नहीं आपको आशीर्वाद मिलेगा, वो तो आशीर्वाद मिलता रहेगा, डिपेंड है, बट सेवा आपकी ड्यूटी मिल जाती है। आपके छोटे बच्चे हैं, उनको संभालना, उनको पढ़ाई लिखना आपकी ड्यूटी है, तो ड्यूटी करना है, इसलिए नहीं कि बड़े होकर के आपकी सेवा करेंगे, वो कामना नहीं होनी चाहिए। फिर ड्यूटी पर आते हैं, ड्यूटी इज दैट विच इज ड्यू टू ह्यूमैनिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, ड्यूटी इज दैट विच इज ड्यू टू ह्यूमैनिटी। हम पूरे ह्यूमैनिटी के कर्ज हैं, कर्जदार हैं, सब कुछ इंटरलिंक्ड। हमारा जीवन को सपोर्ट करने के लिए इतने लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हमने वो बच्चों को जब एड्रेस करते एग्जाम्पल दिया था, सुबह एग्जामिन करें, एक चाय का कप आप जो ले रहे हैं, उस चाय का कप बनाने में कितने लोगों का योगदान। आप सोचिए, जहाँ सा टी ट्री प्लांटेशन है दार्जिलिंग में या नीलगिरी हिल्स में, साउथ इंडिया में, वहाँ चाय का पौधा उत्पन्न किया जा रहा है, उसकी पत्तियां तोड़ी जा रही हैं, प्रोसेस की जा रही है, पैकिंग की जा रही है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, यहाँ पर कोई खरीद रहा है, उसको घर में ला रहा है, और चीनी बनाई जा रही है, कहाँ कहाँ से आ रही है, दूध कहाँ से आ रहा है, ये सब मिला करके एक कप चाय बना। तो एक कप चाय मॉर्निंग में देने में कितने लोगों का योगदान होगा, प्लस वो गैस वाले का है जो गैस सिलेंडर आपको दे रहा है, वो लाइटर का योगदान है जो गैस को जला रही है, उस स्त्री या पुरुष का है जो चाय बना रहा है, इतने लोगों का योगदान आपके मॉर्निंग के एक कप टी में है। और इसी तरह आपके कपड़े में, आपके खाने में, आपको ट्रांसपोर्ट, कितने लोगों का योगदान है, सब लोग डिपेंड है। तो सबके प्रति आपकी ड्यूटी हो जाती है, जो अपनी क्षमता है, अपना कर्तव्य है, उसके प्रति सबकी ड्यूटी है। तो ड्यूटी इज दैट इज द ड्यूटी ह्यूमैनिटी। तो चूंकि आप सबको जानते नहीं कौन कौन आपके सपोर्ट कर रहा है चाय बनाने में, कपड़ा बनाने में, बनाना, इसका एक ही तरीका है, आप जहाँ भी अवसर है, जहाँ भी संपर्क आता है, उसको उसके प्रति अपना कर्तव्य करते जाइए, उसको जो नीड है अपनी क्षमता भर उसकी हेल्प करते जाइए, देन यू फुलफिल ड्यूटी टू ह्यूमैनिटी। ठीक है पूनम जी? ठीक है, समझ आ रहा है? आसान है? ओके, कोई मुश्किल हो बता दीजिएगा। और वो कहते हैं खास तौर से जो आपसे दुर्बल, खास तौर से जो आपसे दुर्बल है, दुर्बल 3 लेवल में हो सकते हैं, हमसे बल में, हमसे धन में, हमसे ज्ञान में, उनके प्रयास की विशेष ड्यूटी। कोई बीमार आदमी है, उससे हम तंदुरुस्त हैं, तो अगर हमारे जान पहचान का नहीं, जान का अगर पड़ोसी है, उसके यहाँ कोई देखभाल नहीं है, तो हमारी ड्यूटी का आधे घंटे उसके साथ दें, उसको दवा पानी उसको टाइम से दे दें, डॉक्टर को दिखा दें। अगर उसके परिवार के हैं तो उनको, अगर नहीं कर रहे हैं, उसको मोटिवेट करें। कोई बीमार आदमी है, कहीं जा रहा है, चढ़ने में दिक्कत, फिर उसको सहारा दे। तो ये सब हम कर सकते हैं बिना किसी पैसे के। सो जो बल में दुर्बल, धन में दुर्बल है, जो आपसे गरीब है, अपनी क्षमता भर उसकी नीड देख करके उसको सहायता करें। ज्ञान है, जो जितना ज्ञान मिला है, जो अज्ञानता में तो हम गलती कर रहे हैं उनको समझाने की कोशिश करिए, वो भी है, उसी को ज्ञान जग कहा जाता है। तो धन बल ज्ञान, तीनों में जो आपसे दुर्बल है उसकी सहायता हर एक अवसर पर आपको अवसर मिलता है, आप करते रहें। और हर जगह मनी की जरूरत नहीं पड़ती। इनफैक्ट प्रॉफेट मोहम्मद कहते हैं कि अगर हम मॉर्निंग में वॉक कर रहे हैं और कोई दुखी आदमी जिसका मन उदास है, उसकी तरफ मुस्कुरा दीजिए, वो भी थोड़ा मुस्कुराएगा, वो भी आपका दान हो जाएगा। वो कहते हैं कुछ नहीं कर सकते, कम से कम मुस्कुरा दो उसके ऊपर। तो वो सब करें, पसंद चित सबको करने की कोशिश करें, जो दुखी हैं उनके परिवार, सभी परिवार में तो आम परिस्थितियां होती हैं, किसी के परिवार में बहुत ज्यादा परिस्थितियां आ गई, वो बेचारा दुखी है, रो रहा है, जाइए थोड़ा सांत्वना दीजिए, उसको ढाढ़स बताइए, कर्म का नियम भरोसा बताइए, ये सब बताइए, और उसको ढाढ़स कुछ मिलेगा, वो आपकी सेवा हो जाएगी। तो हर जगह ड्यूटी हमें पूरा करना है, दैट इज ड्यूटी टू दैट व्हिच इज दैट टू ह्यूमैनिटी। और करें, अगर ये ड्यूटी नहीं किया, खासतौर से दुर्बल लोग हैं, आपसे दुर्बल लोग हैं, अगर आपने ड्यूटी पूरा नहीं किया तो क्या होगा, आप अगले जन्म में दिवालिया पैदा किए जाएंगे। दिवालिया मन, दिवालिया कौन होता है? बैंक। तो यहाँ वो, यहाँ पैसे का बैंक नहीं है, हाँ यह दोनों होगा। अगर आपके पास क्षमता धन की, आपने दान नहीं दिया, नहीं दी, तो धन आपसे हटा दिया जाएगा।
अगर आपके पास ज्ञान है और ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान में कोई गलत काम करा, तो आपसे अगले जन्म में ज्ञान हटा दिया जाएगा। अगर आपके पास शारीरिक स्वास्थ्य है और किसी बीमार आदमी की, किसी अस्वस्थ आदमी की आप दे सकते हैं और नहीं दे रहे हैं, तो आपको बीमार कर दिया जाएगा, बैंक करप्ट कर दिया जाएंगे, दिवालिया, डेथ के रूप से आपको दिवालिया कर दिया जाएगा। कर्म का नियम वो छोड़ेगा नहीं आप। और सिर्फ कहा था जो भी आपके पास है, जो भी धन है, चाहे धन बल ज्ञान, उसको बांटिएगा, सबको दीजिए, नीट बेच दीजिए। ये नहीं कि अपने को मार करके, अपने को सपोर्ट करते हुए, तो सबको दीजिए। और ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है, ये सभी जानते हैं। विद्या तो बांटने से बढ़ती है। धन भी तुरंत नहीं बढ़ेगा, लेकिन कर्म फल लेके आएगा, लेकिन वो एम नहीं होना चाहिए। और फिर आता है आवर ड्यूटी इज टू ड्रिंक, आवर ड्यूटी इज टू ड्रिंक without a murmur to the last drop whatever the content the cup of the life may have in store for us। हर एक के जीवन में कुछ क्षण आते हैं, दुखद परिस्थितियां आती हैं, एडवर्स परिस्थितियां आती हैं। वो क्या होते हैं? वो कड़वे पेय की तरह होते हैं, बिटर, जिसको आदमी पीना नहीं चाहता। क्या कहता नहीं, वह उसको हंसी खुशी से पिए। कप में जो भी प्याला है, प्याला जो भरा हुआ है, विपत्तियों के प्रभाव से आप बीमार हैं, आपका कोई घर में कोई दुर्घटना हो गई, कुछ हो गया, ऐसी चीजें हो गई है, तो वो कप का प्याला है, वो बिटर कप है, बिटर उसमें लिक्विड है, बिटर पेय है, लेकिन उसको लास्ट घूंट तक पीना है। मतलब क्या है? वो भागना ही, उससे उससे फेस करना है, उससे निपटना है अपनी विवेक भर। और अगर नहीं निपट, कोई कारण ढूंढ करके सलाह लेकर के नहीं निपटा, तो उसको स्वीकार करना है कि हमारा कर्म निपट रहा है और आप फ्री हो रहे हैं उस कर्म से। तो लास्ट ड्रॉप तक उसको पीना है, उससे अवॉइड नहीं कर सकते आप, भाग नहीं सकते। जहां भी भाग जाएंगे वो फिर पीछा करेगा, अगले जन्म में आएगा। अगर कोई बीमारी हो गई है तो उपचार करिए, उपचार करिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम किसी की प्रार्थना करके किसी से मुक्त हो जाए, कोई यज्ञ करके, कोई हवन करके, वो नहीं होगा। अगर कोई टेम्पररी कर भी सकता है तो फिर से सूद लेके आए, तो आपको फेस करना। आ, आ, फिर कहा गया जीवन में जो गुलाब के फूल आते हैं, माने जो सुखद क्षण आते हैं, कुछ अच्छे क्षण आते हैं, उसमें जो, उसमें जो सुगंध है, ये मत दिए, उसको दूसरों के लिए मानिए। और गुलाब के नीचे जो कांटे हैं उसको अपने लिए रखें। मैंने जीवन में जो भी सुख और दुख आते हैं, परिस्थितियां हैं, तो जो आपके पर्सनल जो दुख सुख हैं, उसको आप दूसरों को मत बांटिए। मैंने ये नहीं अननेसेसरी लोगों को बताइए मैं ये है वो है, नॉट दोस थिंग। उसी को पता चलेगा, आपके हेल्प में आएगा। जो सुख है, जो उसमें आपको मिला है कुछ, उसको बांटिए, फ्रेग्रेंस को बांटिए, जो अच्छी चीज है। देन आता है कैंट इज द मोस्ट लोथसम ऑफ ऑल वाइसेस। जो कैंट है, पाखंड है, वो सबसे बड़ा दुर्गुण है। पाखंड किसको कहते हैं? बताइए, पाखंड किसको कहते हैं? दिखावा करा हम कहते हैं कुछ, दूसरे से व्यवहार हमारा उल्टा है ना? हम दूसरों को बोलेंगे झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने झूठ बोले जा रहे हैं अपने काम से। तो पाखंड सबसे बड़ा दुर्गुण है, पाखंड से बचें। जैसा कहें जैसा व्यवहार करें, जैसा कहें वैसा व्यवहार करें, जैसा दूसरों को करें व्यवहार, एटलीस्ट व्यवहार करने की कोशिश करें। कभी कभी फेल हो जाएंगे आप, लेकिन आप जानबूझ के फेलियर नहीं कर रहे हैं, कभी कभी फेल हो जाए, लेकिन सिंसियरी का। पाखंड सबसे बड़ा दुर्गुण है। इसलिए गांधी के बारे में एक स्टोरी आती है, कोई माँ उसके पास पहुंची अपने बच्चे को लेकर के, बच्चे को मिठाई खाने का, आपने कहानी सुना होगा। माँ को लगा कि बच्चा बहुत मिठाई खा रहा है, नुकसान करेगा, तो माँ का कहना मान नहीं रहता। गांधी के पास पहुंच गई, उनके आश्रम में, सेवाश्रम में और था। गांधी बोली कि आप इसको समझा दिए, मिठाई नहीं खा, या कम खाए। तो गांधी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम 10 दिन बाद आना। वो सोची 10 दिन बाद क्यों ये बुला रहे हैं, खैर चली गई, 10 दिन बाद भी आए। तब गांधी ने उस बच्चे को बताया मिठाई मत खाओ, मिठाई खाने से नुकसान हो। तब उस स्त्री ने गांधी ने पूछा, ये तो आप उसी दिन बता सकते। तो गांधी ने कहा कि मैं खुद मिठाई खा रहा था, तो पहले मैंने अपनी मिठाई रोकना, तब अनुभव किया कि मिठाई रोकने से क्या फायदा होता है, तब उसको बताया। तो ये कहानी है कि समझाने के लिए कि किसी को हम शिक्षा दें, एटलीस्ट उसको एक तो स्वीकार करें गंभीरता से, दूसरे कुछ हद तक, या अगर पूर्ण हद तक तो कम से कम फॉलो कर रहे हैं अपने जीवन। पूर्णतः शायद नहीं फॉलो कर पाएंगे सब लोग, लेकिन कुछ हद तक सिंसियरली हम फॉलो कर रहे हैं। ड्यूटी टू ह्यूमैनिटी at large is full recognition of equal right। ये दूसरी ड्यूटी।
जैसे हम अपने अधिकार पर बात करते हैं, वैसे दूसरे के अधिकार को स्वीकार करें, दूसरे के अधिकार पर आक्रमण न करें, उसका वायलेशन नहीं, उसका वायलेशन नहीं करें। और ये भी ड्यूटी आती है, सभी की जो राइट्स हैं, सभी की जो प्रिविलेजेस हैं, उसको हम स्वीकार करें। जैसे हम क्यू में कहीं कहीं क्यू में लगे हैं, तो जो पहले है उसका राइट पहले है, तो हम ये कोशिश न करें सोचें हम जंप करके किसी तरह आगे पहुंच जाए। ये उपमा दी जा रही है, अक्सर लोगों के मन में आता है हमको नहीं आगे पहुंच जाए, थोड़ा काम जल्दी हो जाए। अब लेटा है तो संतोष करिए, वहां तो वहां रहिए। और इस तरह से हमें सबके राइट का आदर करना है, सबके प्रिविलेज का आदर करना है, विदाउट डिस्टेंस ऑफ रेस कास्ट क्रीड कलर। अब यहाँ ये बात आती है जब हम अपने से दुर्बल का हेल्प करते हैं, तो उसमें नीड देखिए, ये मत देखिए कि आपकी जात क्या है, आपका धर्म क्या है, आपके पड़ोसी है, आपका कहाँ का है। अगर आपके संपर्क में आ गया नीड बेस्ड है, तो उसकी हेल्प करिए अपनी क्षमता में। सेम जस्टिस, काइंडनेस, कंसिडरेशन ऑफ मर्सी which we desire for ourselves must be shown to others। जिस तरह का न्याय, जिस तरह की दयालुता, जिस तरह का कंसिडरेशन हम अपने प्रति चाहते हैं दूसरे करें, वही व्यवहार में दूसरे को प्रति करना है। इसको गोल्डन मीन रूल कहा जाता है, सभी धर्मों में बताया गया है। जैसा व्यवहार आप अपने प्रति चाहते हैं दूसरों से, वैसा व्यवहार दूसरों के प्रति करिए। जैसा व्यवहार आप अपने प्रति नहीं चाहते हैं, वैसा व्यवहार दूसरों के प्रति मत करिए। उसी को मैडम ब्राउस की इस भाषा में कर रही हैं, और ये सभी धर्म ग्रंथों में थोड़ी अलग अलग भाषा में कहा गया है। इसको गोल्डन मीन रूल कहा जाता है आदमी के कंडक्ट का। अब आती हैं पॉलिटिकल रिफॉर्म, थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड सोशल एफर्ट्स। पॉलिटिक्स में क्या करना एज मेंबर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, सोशल एफर्ट में क्या करना। पहले कहते हैं टू सीक टू अचीव पॉलिटिकल रिफॉर्म before we have effected a reform in the human nature is like putting a new wine into old bottle। पुरानी बोतल में नया शराब डालने के बराबर है, अगर हम केवल राजनीतिक सुधार करना चाहते हैं और मानसिक सुधार नहीं करना चाहते। तो मानसिक सुधार पहले जरूरी है, उसके बाद पॉलिटिकल सुधार आसान हो जाएगा, आसान हो। अदरवाइज लोग पुरानी बोतल में नई शराब डालने के बराबर हो गए, बोतल तो वही रहेगी, गंदी रहेगी। Make men feel and recognize in their inmost hearts what is their real true duty to all men, and every old abuse of power, every impetuous law in the national policy based on human, social or political selfishness will disappear at self। वो कहते हैं पहले मनुष्य को बताइए कि वो क्या है, व्हाट इज द रियल मैन, उसका उन लोगों से संबंध क्या है, कैसे वो संबंधित है, कैसे उसका हर एक चीज सबको प्रभावित कर रहा है, और कैसे वो अपना विचार शुद्ध करे तो वो दुनिया को ठीक कर सकता है। ये बताइए तो पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म आसान हो जाएंगे। मैंने पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म के पीछे भी फिलॉसफी और समझा दीजिए तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो। नो लाइफ पॉलिटिकल रिफॉर्म कैन बी एवर अचीव with the same surface man at the top of the at the helm of affairs। कहते कोई पॉलिटिकल सोशल रिफॉर्म नहीं होता अगर हमारे टॉप पर वही सरफेस, वही स्वार्थी लोग बैठे हुए हैं। तो जहां तक हो, अगर स्वार्थी सरफेस को समझाने की कोशिश करिए, अगर नहीं समझते तो उनको हटाने की कोशिश करिए बाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। अब कहते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी एज ए बॉडी, एज ए सोसाइटी टेक्स एब्सोल्युटली नो पार्ट इन पॉलिटिक्स। सोसाइटी पॉलिटिक्स से पार्ट नहीं लेगी, लेकिन एज इंडिविजुअल मैन एवरीबॉडी हैज पॉलिटिकल इंक्लिनेशन और यू आर फ्री टू टेक पार्ट इन द पॉलिटिक्स प्रोवाइडेड, कंडीशन लगा, प्रोवाइडेड that policy, that political policy does not violate the principles of theosophy and also in not conflict with theosophical principles। तो theosophical principle का है oneness, सब कुछ एक, कोई डिफरेंस, और जो वीकर है उसके प्रति स्ट्रगल की ड्यूटी बनता है। ये टू प्रिंसिपल्स जहां जिस पॉलिटिक्स में वायलेट हो रहा है उसको हमें नहीं स्विच करना है, और जो सिस्टम में जो पॉलिसी में सपोर्ट है उसको हमें सपोर्ट करना। ये बेसिक आधार बना दिया कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर हैं दे आर फ्री टू सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन ये ध्यान रखें, अगर उस पॉलिटिकल पार्टी या सिस्टम का जो पॉलिसी है थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगनेस में, नॉट ओनली शब्द में, व्यवहार। तो जो पॉलिटिकल पार्टी एकत्व का भाव कर रही है, सबको मिलाने की बात कर रही है, दुर्बल लोगों के लिए संरक्षण कानून बनाने की बात कर रही है, उसको हमें सपोर्ट।
The tears do not stand aloof from the social questions. फिर कहते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है सामाजिक जो प्रश्न है उससे अलग नहीं अपने को, जैसा कहा है सामाजिक रिफॉर्म एक कंडीशन रखा था मार्शल ने, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी at mental and spiritual levels by enforcement of soundest and most scientific psychological law is the bounden duty of all who strive for such development. जितने भी थियोसॉफी मेंबर हैं अगर वो समझ गए हैं तो उनका ये बाउंडेड ड्यूटी है कि ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट के लिए काम करें और उसमें जो सबसे उत्तम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल हैं उसको अप्लाई करें। जैसे हमने बताया कि ह्यूमैनिटी की जहाँ पर सुसाइड की टेंडेंसी होती है उसमें अपने एक्सपीरियंस पर जो भी एक्सपीरियंस हमारा कर्म का नियम है यह है वह समझा करके उसको हटाने की कोशिश करें, पेशेंट हटाने की कोशिश करें। The Theosophical Society is in thorough sympathy and harmony with all true efforts in direction. तो जो भी ऐसा काम करेगा थियोसॉफिकल सोसाइटी उसके साथ सिंपैथी है, तभी महात्मा में उसके साथ सिंपैथी, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कौन कितना योगदान दे रहा है इसमें, नॉट ओनली स्टडी का, नॉट ओनली मेडिटेशन का, कौन कितना योगदान दे रहा है इसका में साथ सारे महात्मा वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, तब आप उनके पात्र बन। द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल यूनिटी एंड कॉजेशन, ह्यूमन सॉलिडरिटी, द लॉ ऑफ कर्मा, the reincarnation are the four links of the golden chain which should bind humanity into one family, one universal brotherhood. वो करें ये चार प्रिंसिपल है जो ह्यूमैनिटी को बांधते हैं, एक एकत्व का विचार, दूसरा कॉजेशन में सब कुछ काज से हो रहा है उसके प्रभाव सब कुछ प्रभाव है, देन पूरी मानवता की जो सॉलिडरिटी है एक साथ जो चलना है मतलब एक दूसरे को प्रभाव करते हैं, और कर्म का नियम और रीइंकार्नेशन कर्म पुनर्जन्म का नियम, इसको समझें और दूसरों को समझाने की कोशिश करें। ये जो 4 बेसिक चीज है इससे लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, परिवर्तन होगा, मानसिक सोच बदलेगी। देन एक्शन ऑफ वन रिएक्शन अदर्स, ये ध्यान रखें, साइंटिफिक प्रिंसिपल ये हम कई बार रिपीट कर चुके हैं। हमारा हर एक एक्शन दूसरों को प्रभाव डाल रहा है, भले ही हम दिखाई नहीं पड़ रहा है प्रभाव डाल रहा है, इसी समय प्रभाव डाल रहा है या आगे जाके प्रभाव डालेगा, कई जन्मों के बाद